हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं बच्चे, और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है, एक जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट, कि वोटर की लिस्ट बनकर तैयार हो गई है कि कौन लोग एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। जो लोग न्यू ऐड हुए से मतलब जो अब 18 ईयर्स के हो गए उनके नाम उसमें ऐड कर लिए गए हैं, और जो लोग नहीं हैं, अब जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब अपडेट कर लिया, रिफ्रेश कर दिया है वोटर लिस्ट को। तो वोटर्स तैयार हैं। अब हमें क्या चाहिए? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ये हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। किसका प्रोसीजर पढ़ रहे हैं हम? इलेक्शन का। कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो आज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कि किन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी ट्रू डेमोक्रेसी है उसकी डिमांड क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी डिमांड्स दैट ऑल शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। किस चीज की? टू बी इलेक्टेड एज अ रूलर। क्या मतलब है? डेमोक्रेसी डिमांड दैट ऑल शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्टेड द रूलर, कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रू डेमोक्रेसी कहेंगे। तो एनीवन हु कैन बी वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट टू बी कंटेस्ट इलेक्शन। जो वोटर है वो भी क्या कर सकता है? कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन, वो भी कैंडिडेट बन सकता है, वो भी नॉमिनेशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकता है, अपना नाम दे सकता है इलेक्शन के लिए, कि जो वोटर है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। इट मीन, इसका मतलब हुआ कि जो वोटर है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है एज। जो एलिजिबिलिटी है वोटर की या वोट कास्ट करने की, वो है 18 ईयर। जो वोट कास्ट करने की एज है वो है 18 ईयर की। जब आप 18 ईयर्स के अबव हो जाएंगे, 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तब आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कैंडिडेट शुड बी एज ऑफ 25 ईयर्स। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। समझ में आया बच्चे? कि कोई भी जो वोटर है वो भी क्या बन सकता है? इट बिकम अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए वो भी कैंडिडेट बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ माइनर सा जो डिफरेंस है वो सिर्फ एज का डिफरेंस है, कि वोटर की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और कैंडिडेट्स की एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं? नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स। कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, मतलब उनको टिकट देती हैं। टिकट किस चीज का देती है? ट्रैवल करने के लिए कहीं, कि जाओ घूम कर आओ? नहीं, वो टिकट किस बात का देती है? कि वो उनको अप्रूव करती हैं, वो उनको अलाउ करती हैं कि वो उनके बिहाफ पर इलेक्शन लड़े, उनके लिए इलेक्शन लड़े। उनको पार्टी का सिंबल प्रोवाइड कराया जाता है, उनको सिंबल दे दिया जाता है। किस लिए? और पार्टी का सपोर्ट दिया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करती हैं, कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, उनको टिकट देती हैं कि वो उनके बिहाफ पर इलेक्शन लड़ें। और एवरी कैंडिडेट हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। अब वो सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन में उतरना चाहते हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो सारे कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। एक फॉर्म उनको फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद उस फॉर्म में क्या सारी अपने से रिलेटेड, मतलब जो कैंडिडेट है और इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी हैं, वो उस नॉमिनेशन फॉर्म में फिल की जाती है। एंड आफ्टर द fill of nomination form, the candidate should have to deposit some money as a security deposit. उसको as a security कुछ धनराशि, कुछ मनी क्या करनी पड़ती है? डिपॉजिट करनी पड़ती है।
किसको किसको करनी पड़ती है? जो कैंडिडेट है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जब वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करता है उसके साथ उसको कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ। फॉर्म भर दिए हैं, जो भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्होंने सबने अपने अपने फॉर्म फिल कर लिए हैं। अब फॉर्म फिल करने के बाद का जो आगे का स्टेप है वो क्या है? एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ। पूरी डिटेलिंग देनी है, डिक्लेरेशन किया जाता है कि ये पूरी डिटेलिंग देनी है किसके बारे में? कैंडिडेट्स के बारे में। तो कुछ जो क्रिमिनल और करप्ट कैंडिडेट्स हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, और उन गाइडलाइन किसको दी हुई हैं? जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं, और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कैंडिडेट को ये सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में फिल करनी होती हैं, सारी जानकारी देनी होती है, ताकि उनको क्या किया जाए, उनको जो वोटर्स हैं या फिर ओपनली उनको डिक्लेयर किया जाता है, ताकि जो लोग वोटर हैं, जो वोट देना चाहते हैं, उस कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी को सुन सकें, कलेक्ट कर सकें, उसके बारे में जान सकें। तो क्या क्या है वो? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट है, जो जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो एज क्रिमिनल तो नहीं है, या उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ती हैं। एंड डिटेल ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज एंड हर फैमिलीज। मतलब कि वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, वो सारी जानकारी उसको देनी है। उसके अलावा एसेट एंड लाइबिलिटीज, उसकी जितनी भी संपत्ति है, जो भी संपत्ति है उसकी चल अचल जितनी भी संपत्ति है, सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी फैमिली की भी जो संपत्ति है उसकी सारी डिटेलिंग उसको देनी है। और लाइबिलिटीज, देनदारी, कोई लोन वगैरह तो नहीं उठाया हुआ है उसने, उन सब की डिटेल उसको बतानी पड़ती है उसके बारे में कि हमारी इतनी संपत्ति है, और या फिर उसने इतना लोन लिया हुआ है, किसी को इतना देना है, वो सारी डिटेलिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो भी उसको फॉर्म में फिल करना पड़ता है। तो क्या क्या जानकारी उसको देनी पड़ती है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कोई सीरियस क्रिमिनल तो नहीं है वो। इसके अलावा उसके असेट और लाइबिलिटीज, उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी देनदारी कितनी है, कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है, उसकी जानकारी देनी होती है। और इसके अलावा उसको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी होती हैं। लेकिन कैंडिडेट बनने के लिए किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं कंपलसरी किया गया है। जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आप किसी भी छोटी से छोटी जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती हैं कि मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंपलसरी नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? जैसे अगर हम किसी प्लेयर की बात करें, क्रिकेट प्लेयर की बात करें, तो उसके पास बहुत सारी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन अगर हम क्रिकेट प्लेयर की बात करें और उसको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो क्या है, वो बेकार है। इसी तरह से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या है होना चाहिए कि वो लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता है, वो एक अच्छा लीडर है, वो एक अच्छा स्पीकर है, ये सारी चीज़ें उसमें चाहिए कि वो लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है, एक्सेट्रा। आफ्टर दिस, इतना होने के बाद कि जो भी वोटर है वो कैंडिडेट हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। सिर्फ उसकी एज में डिफरेंस है कि जो वोटर है उसकी 18 और जो कैंडिडेट है उसकी 25। आफ्टर दिस
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट उतारती हैं जो उनके बिहाफ में उनके लिए इलेक्शन लड़ती हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कुछ मनी उनको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। और इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि जो भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, कुछ एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज थी, तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से जिन लोगों के लिए रिजर्व सीट हैं वही लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। सपोज कि कोई कंस्टिट्यूएंसी एससीज के लिए रिजर्व है या कोई एसटीज के लिए रिजर्व है, तो वहाँ से एससी या एसटीज ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, बाकी के जो लोग हैं वो वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। कुछ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कि जो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट कोई सीरियस मुकदमा तो नहीं चल रहा है, उसके पास संपत्ति कितनी है, असेट और लायबिलिटी का हिसाब उसको देना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें अपनी बतानी पड़ती है। आफ्टर दिस फॉर्म फिल हो गया, सारा कुछ हो गया। फॉर्म फिल करने के बाद क्या है, स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, मतलब जो नॉमिनेशन पेपर फिल किए हुए हैं, जो फॉर्म को फिल किया है, अब क्या किया जाता है, उनको एग्जामाइन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। चेक कैसे कि कोई अधूरा तो नहीं है, कोई पूरी तरह से वो भरा हुआ है या नहीं है, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फिल है या नहीं है, जो इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको डिसमिस कर दिया जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसको, जो अधूरे भरे हुए फॉर्म हैं या फिर जो इनकरेक्ट पेपर्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट एक डेट को डिक्लेयर की जाती है कि अगर पहले आपकी बहुत इच्छा थी कि आप इलेक्शन में उतरें, इलेक्शन लड़ें, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगा कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो क्या है, उसके लिए एक डेट डिक्लेयर की जाती है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए एक डेट डिक्लेयर करता है, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, कि अगर आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो ये होता है। एंड दैट पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट। अब करेक्शन हो गया, स्क्रूटनाइजिंग हो गया, जो नॉमिनेशन फॉर्म थे जो बिल्कुल परफेक्टली भरे हुए फॉर्म है उनको इंक्लूड किया गया, जिसने अपना नाम वापस लेना था वो ले लिया। एंड आफ्टर दैट जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु विश टू कंटेक्ट द इलेक्शन, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट को क्या किया जाता है, पब्लिकेशन, पब्लिकली किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरल स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरल स्टाफ, जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल स्टाफ है उसको अपॉइंट किया जाता है। इसमें कुछ जो इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, हर स्टेट के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं हर कंस्टिट्यूएंसीज के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, ताकि सारे के सारे जो अरेंजमेंट हैं और बाकी के वो जो लोग हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है या फिर जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो बाकी के स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, ताकि कि जो भी इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो भी उसकी प्रक्रिया है वो इजीली रन करे, वो इजीली चलती रहे। एंड आफ्टर दैट इतना सब हो जाने के बाद अब क्या है, अब वोटर्स तैयार हैं वोट करने के लिए, कैंडिडेट्स तैयार हैं किस लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। अब क्या है, जो नॉमिनेट पर्सन हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, लोगों से अपनी बातों को बताएंगे, अपने जो उनके प्रोपेगेंडा है उनको बताएंगे, अपनी जो उनकी प्रोसेस है या फिर जो उनकी प्लानिंग है या फिर वो किस तरह से लोगों को अपने फेवर में करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी जो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन कैंपेन। क्या होगा,
इलेक्शन कैंपेन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, इलेक्शन कैंपेन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।